Assalamu alaikum dear students, welcome to our channel Excellence Academy of Sciences. This is Sarfraz Ahmed and students, today we will discuss about our subject chemistry. आज हम chemistry का अगला टॉपिक देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, हमने देखा था। केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद हमने मेन जो हमारा टॉपिक था एटम देखा था। एटम की डेफिनेशन देखी थी, एग्जांपल्स देखी थी। उसके बाद हमने एटम के बाद मॉलिक्यूल्स को कल फोकस किया था। मॉलिक्यूल के बाद फिर हमने फर्दर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने जो इरेज होता है उसको डिस्कस किया था, जिसमें आता है कि वाई एटम्स शोज़ रिएक्शन। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एटम रिएक्शन क्यों करता है। एटम इसलिए रिएक्शन करता है क्योंकि एटम चाहता है स्टेबल होना। एटम जब स्टेबल होता है तो स्टेबल होकर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो आपको पता है स्टेबल कब होता है? जब मैंने आपको बताया था कि जब एक एटम अपना डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेता है, इसको फॉलो अप कर लेता है, तो आपका जो है वो एटम क्या हो जाता है, मुस्तहकम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल क्या है। उसके बाद फर्दर हम आगे एटॉमिक नंबर को देखेंगे कि एटम के अंदर एटॉमिक नंबर क्या प्रॉपर्टी है, क्या खसूसियत है, और एटॉमिक मास नंबर देखेंगे और उनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। इसके बाद हम फर्दर इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा वैलेंसी। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। जी बेटा, तो डुप्लेट रूल सबसे पहले हम देखेंगे। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। जब कभी एटम अपने आखिरी शेल में, जिसको हमने आउटर मोस्ट शेल कहा था, या हम उसको कह लें कि वैलेंस शेल है, जब एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है ना, उस कोशिश को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। हम देख रहे हैं कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। के आखिरी शेल में, जो आखिरी शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, जो एटम का आखिरी शेल होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की जो कोशिश होती है उसको हम डुप्लेट रूल का नाम दे रहे हैं। उसके हम एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन है। मैं इधर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ हाइड्रोजन का ये स्टूडेंट्स आपको पता है, ये न्यूक्लियस है। जो मेन पार्ट होता है एटम का वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनके इर्द गिर्द मैंने बताया था शेल्स होते हैं। उन शेल्स को हम नाम देते हैं, उर्दू में हम इनको मदार कहेंगे और इसको शेल कहते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा फर्दर इंशाल्लाह आगे चल के कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और कौन से शेल में कितने आएंगे, तो वो हम देखेंगे। हमेशा जो पहला आपका होता है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपका होता है शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पर टेंडेंसी ही आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 1 है। तो फिर हम इसको आगे इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 1 ही यहाँ पे शेल में आएगा। तो अब ज़रा गौर करें, जितनी देर इस एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, जिसको हमने वैलेंस शेल का भी नाम दिया था, उतनी देर तक ये कभी भी जो है ना वो स्टेबल नहीं हो सकता। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए हमेशा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये एक दूसरे के साथ, दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की सोचेगा। तो हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन किस से लेगा, ये आगे चल के हम फर्दर इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। एटम का ये वाला शेल नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे एक ही शेल मौजूद होता है। हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो यहाँ पर टेंडेंसी जो है ना वो फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता है, क्योंकि डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है, तो वो दूसरे एटम के साथ एक एटम मिलकर जो है ना वो अपनी टेंडेंसी पूरी करेगा, अपनी जो है वो वैकेंसी फुलफिल करेगा। जी स्टूडेंट्स, आगे आएंगे तो हम ऑक्टेट रूल को देखेंगे। ऑक्टेट रूल क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्टेट रूल होता है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अपने वैलेंस शेल में जब कभी कोई भी एटम अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है, तो उस कोशिश को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहेंगे। जिसमें हम एग्जांपल देखते हैं। अभी क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नियोन है, इनकी मैं यहाँ पे
एटॉमिक नंबर लिखता चलूँ। एटॉमिक नंबर मैं लिखूंगा, इसका है 17, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स, और नाइट्रोजन का 7 होता है, और नियोन का 10 होता है। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके कि किस तरह से ये 8 अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। जी स्टूडेंट्स इधर आइएगा। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरह से ये अपने 8 पूरे करेगा। जी ये इसके मैंने इलेक्ट्रॉन्स ड्रा किए हैं, ये 10 टोटल हो चुके हैं। जो नियोन है उसका एटॉमिक नंबर है 10, और इसके हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शो करवा दिए हैं। तो अब ये जो नियोन है ये एक नोबल गैस है, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ऑक्टेट रूल जो है वो पूरा है, ऑक्टेट रूल को ये फॉलो कर रहा है। और यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है, वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव क्यों हैं? बिकॉज नोबल गैसेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। जो जितनी भी नोबल गैसेज हैं आपकी, वो सारी की सारी क्या हैं, वो नोबल इसलिए हैं, वो इसलिए रिएक्शन नहीं करती क्योंकि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने नियोन का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, और ये नोबल गैस में आता है और ये रिएक्शन नहीं करता। ना तो नियोन जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और ना ही किसी से लेता है। जी स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं ऑक्टेट रूल किस तरह फॉलो करता है। हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्दर में हम देखेंगे तो 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ये जोड़े की शक्ल में होते हैं। यहाँ पे 2 और 8 कितने हो गए, 10। और फर्दर हम देखेंगे 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 1 17। लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में हैं, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे इसको नाम दिया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में। इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम इसे नाम देते हैं वैलेंस शेल। तो आपने घबराना नहीं है स्टूडेंट्स के वैलेंस शेल क्या है या फिर आउटर मोस्ट शेल क्या है। तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है। एक यहाँ पे टेंडेंसी है कि ये एटम जो है, क्लोरीन एटम है, वो अपने आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जज़ब कर सकता है, अपने अंदर समा सकता है। तो सवाल ये कि वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? जब दूसरा एटम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन करने के दौरान इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको पुट अप करता चलूँ। यहाँ पे मैं एटम का एक स्ट्रक्चर और ड्रा करता हूँ। वो एटम है आपका स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ सोडियम, Na11 होता है, सोडियम 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स बताऊं कितने कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा, पहले में 2 होते हैं स्टूडेंट्स, और अगले में कितने होंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि दूसरे शेल में 8 होते हैं। तो फर्दर देखें टोटल हो चुके हैं यहाँ तक 10। एक अभी भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसका रहता, तो हम यहाँ पे उसको ड्रा करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका सोडियम का होता है, सोडियम Na का। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने से बेहतर है कि ये एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दे, और लूज़ करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। ज़रा गौर करें, जब ये लूज़ कर चुका होगा तो इसका स्ट्रक्चर यूं बचेगा। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, लीजिए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये देखें, पहले में आपके कितने आएंगे, पहले में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगले में कितने बचेंगे, 8।
अगले में 8 आएंगे। ये टोटल कितने हो गए 10, क्योंकि ये एक लूज कर चुका है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 रह गए। तो लूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है सोडियम का Na का वो ये बचता है। तो ज़रा गौर करें, जब ये लूज कर चुका होता है तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, ये लूज करने के बाद स्टेबल होता है। यही वजह है कि एटम आपस में रिएक्शन करते हैं, बिकॉज ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहां पर ये जो लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, यहां पे वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले रहा है। इससे क्लोरीन जब ले लेता है ना, गेन कर लेता है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में ज़रा गौर करें, आपके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो तब जाके ये स्टेबल होता है। स्टेबल होने के बाद ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो इसका फिर आगे फर्दर फार्मूला जो बनता है, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकली तौर पर रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो फिर एक कंपाउंड बन जाता है। तो एक कंपाउंड यहाँ पे बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जो मैंने पिछले लेक्चर में भी ये एग्जांपल दी थी, सोडियम क्लोराइड होता है आपका नमक, जो स्टेबल साल्ट के तौर पर यूज़ होता है हमारे घरों में भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एक सोडियम होता है उसका एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए वो 8 पूरा करने की बजाय एक लूज़ करने को प्रेफरेंस देता है, प्रेफर करता है, वो एक लूज़ कर देता है। और लूज़ करने के बाद आपका जो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और स्टेबल हो जाता है। वो भी अपना ऑक्टेट रूल लेने के बाद कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एक केमिकल, एक जो आपका कंपाउंड है वो दूसरे के साथ मिल जाता है केमिकली तौर पर। लीजिए अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसको समझने के लिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ये इसका ना बेसिक है, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, यानी कि प्रोटॉन की जो तादाद है, उनको अगर हम देखें किसी भी एटम के अंदर, ये देखें मैंने एटम बनाया है, इसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की तादाद, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल में कार्बन को। कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो हम कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमेशा प्रोटॉन होते हैं। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं। मीन टू से कि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन की नंबर्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके जाहिर सी बात है प्रोटॉन भी 6 होंगे। लीजिए स्टूडेंट्स, प्रोटॉन कितने हैं 6। तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर हम ड्रा करना चाहें तो पहले शेल में 2 होंगे और अगले में 4 होंगे इस तरह से, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होगा। अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी स्टूडेंट्स, 8 होगी। 8 होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे चल के एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, और सॉरी हम यहाँ पे बताएंगे कि इट्स रिप्रेजेंटेड बाय जी। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, जी। और जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11। कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको याद करना भी आसान रहेगा। आपने जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, तीसरे चैप्टर में 9th क्लास के केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा, वहाँ से आप इनकी एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। तो जितने एटॉमिक नंबर होता है किसी भी, उतने ही उसके प्रोटॉन होते हैं। मीन टू से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो आगे चल के हम देखते हैं एटॉमिक मास नंबर क्या है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर आपने ऐड करने हैं प्रोटॉन के एंड न्यूट्रॉन के, यानी कि जो एक एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, सम अप करेंगे। जमा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका एटॉमिक मास नंबर होता है। जैसा कि हम देखते हैं अभी
कार्बन की मैंने एग्जांपल दी है। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। अब हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें तकरीबन हर एक एटम के अंदर तकरीबन बराबर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तकरीबन की बात हो रही है। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वलेंट होते हैं। एक दूसरे के इक्वलेंट पक्के मीन्स से कि हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन का जो आपका आएगा ना, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर वो कितना होगा, वो 12 होगा, 12 होगा। लीजिए स्टूडेंट्स, आगे हम चल के देखते हैं Na सोडियम को देखते हैं, या फिर ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके प्रोटॉन तो 8 हो गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, बट न्यूट्रॉन आल्सो इज इक्वल टू 8। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका 16 होगा, इसका एटॉमिक मास नंबर होगा 16। तो आगे चल के हम देखते हैं फर्दर, कार्बन के 12 हो गए, नाइट्रोजन इसका 14 एटॉमिक मास नंबर होगा। बिकॉज हम यहाँ से डेफिनेशन भी देख लेते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों की जो तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। और ये लाजमी बताना है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस में जो मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन जो होते हैं वो आपके एटॉमिक मास नंबर होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको हम ए से लिखेंगे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल ए से करेंगे, स्मॉल ए से नहीं करेंगे। और इसको फार्मूले की शेप में देखें तो इसका ये बनता है Z प्लस N। Z देखें हम पीछे कह चुके हैं कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो आपका एटॉमिक मास नंबर बनता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट आज का आर्टिकल जो है वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी सी वैलेंसी का हवाला दिया था जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता देखा था, किस में से, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाया था और जो क्लोरीन था उसने गेन किया था। जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा गेन करता है तो इसको हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे वैलेंसी की, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अनदर एटम, एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तात को, मिलने की ताकत को हम क्या कहेंगे, एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की या जुड़ने की जो इस्तात है, जो ताकत है, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया सोडियम का, Na का, और यहाँ पे लूज़ करवाया एक इलेक्ट्रॉन, और वो जो लूज़ हुआ था वो जाके इधर गेन हुआ, क्लोरीन ने गेन किया। तो गेन करने के बाद इसकी वैलेंसी चेंज हो गई। वैलेंसी जो है वो होती है एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की ताकत को। तो लीजिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।